आज अपन लैब सेक्शन का लैब में क्या टेस्टिंग होता है उस बारे में जानकारी लेंगे। तो टेस्ट परफॉर्म इन लेबोरेटरी, उसमें आता है नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, उसको NDT कहते हैं शॉर्ट में। फिर उसमें आता है MPT, मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। दूसरा आता है ADPT, RDPT, डाई पेनिट्रेशन या रेड डाई पेनिट्रेट बोलते हैं। तीसरा आता है UST टेस्टिंग। इसमें फिर बाद में आता है ट्रांसफर वाला टेस्टिंग। ट्रांसफर वाला टेस्टिंग में क्या क्या होता है कि उसमें DJ देखते हैं हर IC शेड्यूल में, और जब भी कुछ ज़रूरत हो, कुछ ट्रांसफर में कुछ आते अपने तो उसमें DJ देखते हैं, उसी में BDV और SOD देखते हैं। फिर और तीसरा टेस्टिंग आता है मिसलेनियस टेस्टिंग। मिसलेनियस टेस्टिंग में ग्रीस टेस्टिंग होता है, ब्लॉटर टेस्ट ऑफ SBL होता है, और कोई कंपोनेंट के जैसे हार्डनेस देखना है, ऐसे बहुत सारे लैब से रिलेटेड टेस्टिंग होता है जो डायरेक्ट सेफ्टी से रिलेटेड रहता है। तो अपन एक एक करके एक एक टेस्टिंग का जानकारी लेंगे। अब नॉन डिटेक्टिव टेस्टिंग में क्या है, टू डिटेक्ट फ्लॉ इनटू मटेरियल विदाउट डिस्ट्रॉइंग देम एंड अफेक्टिंग देयर सर्विसिबिलिटी। मतलब इसमें कैसा है कि ये अपना जो कंपोनेंट सर्विस में है उसको अपन उसकी सर्विसिबिलिटी कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसको बिना डिस्ट्रॉय किए हुए ही अपन उसको टेस्ट करते हैं। अपने को जो भी पर्टिकुलर इंटर रहता है उसमें करके अपन उसको फिर सर्विस में उसका यूज होता है। उसमें होता है कि टू टेस्ट द कंपोनेंट ड्यूरिंग सर्विस एट रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम बिफोर इट्स फेल्योर। मतलब फेल्योर से पहले आप उसको अपन कभी भी टेस्ट करके फेल्योर होने से पहले उसको अपन निकाल सकते हैं और दूसरा ये कर सकते हैं। तो ये नॉन डिटेक्टिव टेस्टिंग में 3 टाइप का टेस्टिंग आता है। पहला आता है MPT टेस्टिंग, उसको मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग कहते हैं। दूसरा आता है रेड डाई पेनिट्रेट टेस्टिंग, उसको RDPT भी कहते हैं। और तीसरा आता है अल्ट्रासाउंड टेस्टिंग, उसको UST कहते हैं। तो ये 3 टेस्टिंग के बारे में पहला अपन देखते हैं मैग्नेटिक पार्टिकल टेस्टिंग। MPT होता है उसको एज़ पर IS 7743 2006 का रहता है। इसमें टू डिटेक्ट सरफेस एंड सब सरफेस डिस्कन्टिन्यूटी इन द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल सच एज आयरन, कोबाल्ट, निकेल एंड देयर अलॉय। मतलब जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल रहता है उसके अंदर अपन सरफेस एंड सब सरफेस क्रैक देख सकते हैं। इन दिस प्रोसेस पुट मैग्नेटिक फील्ड इनटू द मटेरियल, जो पार्ट को चेक करना है, मटेरियल को चेक करना है, उसके ऊपर मैग्नेट लगा के अपन उसको मैग्नेटिक फील्ड तैयार करते हैं। व्हेन अप्लाई पर फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल ऑन द मैग्नेटिक सरफेस, वो परमानेंट योग मैग्नेट लगाने के बाद उसके ऊपर फेरोमैग्नेटिक पार्टिकल डालते हैं। पार्टिकल गैदर एरिया इन मैग्नेटिक फ्लक्स लीकेज होता है, जहाँ जहाँ डिस्कंटिन्यू रहेगी वहाँ वो मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी, वो ऐसे क्रैक लाइन जैसे दिखेगी। इट इंडिकेट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द डिस्कंटिन्यूटी ऑफ डिटेक्शन। उसमें जहाँ अभी डिस्कंटिन्यू रहेगी उसको अपन क्रैक लाइन बोलते हैं, वही उसको क्रैक दिखता है अपने को। इसमें प्रोसीजर क्या है कि क्लीन द सरफेस फ्रॉम द पेंट्स, रस्ट, डस्ट, ग्रीस। अगर अपन ऐसा ही कोई भी कंप्यूटर ले लेते हैं, उसमें सब ग्रीस बीस लगा है, तो अपने को जो हेयरलाइन फाइन क्रैक है वो अपने को आएगी नहीं, उसमें वो दब जाएगी। तो अपने को जो अपना सेफ्टी है वो बाईपास हो जाएगा। इसलिए कोई भी कंपोनेंट को जब भी टेस्ट करते हैं उसके लिए ये मेन ये पर्पज़ है कि वो साफ़ सुथरा होना चाहिए। जो भी सेक्शन हमको देता है उसको भी हम ठीक है बोलते हैं भाई, जब जो भी टेस्ट करना है उसको पहले हमको साफ़ करने देना है आपको, कि जैसे कि अपना कोई क्रैक छोटा नहीं जाए। उसमें क्या है, फिर मैग्नेटाइज वो ऑब्जेक्ट को करते यूजिंग आइदर परमानेंट योग मैग्नेट और इलेक्ट्रोमैग्नेट। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट में आता है और परमानेंट योग मैग्नेट में आता है। अपने यहाँ परमानेंट योग मैग्नेट है, उसके ऊपर स्प्राइट वाइट कॉन्ट्रास्ट फॉर विजिबल सरफेस प्रिपरेशन। क्योंकि सरफेस में क्या है कि उसका सरफेस थोड़ा ब्लैकिश और थोड़ा डार्क रहता है, तो उसके ऊपर अगर हेयरलाइन क्रैक हो तो अपने को दिखता नहीं है। तो ऐसे केस में कि उसको हमें क्या है वाइट कॉन्ट्रास्ट ऐसा थिन लेयर डालते हैं उसके ऊपर। उसके बाद वो मैग्नेटिक अप्लाई करके वो चेक करते हैं, तो उसको वाइट कॉन्ट्रास्ट के ऊपर वो ब्लैक या रेड लाइन ऐसी अपने को दिख जाती है, तो अपन उसको तुरंत दिख जाता है कि ये यहाँ पे क्रैक है। पांचवा आता है उसमें इंस्पेक्ट फॉर द इंडिकेशन ऑफ डिफेक्ट फ्लॉ ओवर द सरफेस।
आफ्टर उसके बाद आफ्टर यूजिंग टेस्ट डीमैग्नेटाइज शुड बी कंपलसरी। अगर ये नहीं करेगा तो क्या है, टू फॉर मतलब उससे टू मिनिमाइज एडवर्स इफेक्ट ऑन कंपोनेंट, जैसे रनिंग में कुछ हो उसको मिनिमाइज करने के लिए उसको डीमैग्नेट करना जरूरी होता है। परमानेंट मैग्नेट ये क्या है, मेड अप ऑफ माइल्ड स्टील का बना रहता है। उसका पावर रहता है कि लिफ्ट 20 kg वेट अपलोड करना चाहिए उसने, जैसे भी 20 kg का कंप्यूटर लगा है तो उसको अपलोड करना चाहिए। ये हो गया उसका। फिर मैग्नेट इंक में क्या है, केरोसिन डाल लेके उसमें ओवर पाउडर आयरन का जो बोर आता है उसको डाल के उसको जब भी यूज़ करना रहता है तो जब टेस्टिंग के टाइम उसको बॉटल में डाल के शेक करके उसको डालना रहता है, तो जो कि उसको यूनिफॉर्म स्प्रे हो सके। इट विल बी इंस्पेक्ट मैक्सिमम लेंथ ऑफ 20 इंच, मतलब 500 mm तक अपना जो भी कंपोनेंट उसको अपन चेक कर सकते हैं। एडवांटेज क्या है उसमें कि मोस्ट डिपेंडेबल फॉर फाइंडिंग द सरफेस एंड सब सरफेस। क्या इसमें क्या है, 2 चीज़ आता है एमपीटी में, सरफेस एंड सब सरफेस क्या अपन देख सकते हैं। ये हो गया। और ये क्या है, फास्ट सिंपल एंड इन एक्सपेंसिव है। सिंपल एंड ड्यूरेबल इक्विपमेंट, उसमें छोटे इक्विपमेंट रहते हैं वो सिंपल एंड ड्यूरेबल रहते हैं। फ्लॉ डायरेक्टली विजिबल ऑन द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट, जहाँ भी फ्लॉ होगा वो ऑब्जेक्ट को अपन इजीली देख सकते हैं। जैसे आपने पहले कंपोनेंट साफ किया होगा, उसके ऊपर अच्छी तरह वो उसका सरफेस फिनिश होगा तो अपने को तुरंत इजीली निकट से भी दिख जाता है, या तो एक्सटर्नल ऐड करके मैग्नीफाइंग ग्लास लगा के भी देख सकते हैं। इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक ही है कि ओनली एप्लीकेबल फॉर द फेरोमैग्नेटिक मटेरियल, मतलब ये एमपीटी है ना, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के लिए अपन सिर्फ यूज़ कर सकते हैं। अगर नॉन फेरस आइटम हो तो उसके लिए दूसरा टेस्ट आता है। अब इसमें क्या है, विजुअली कंपोनेंट टेस्टेड क्या है, उसमें विल्डिक्स नट बोल्ट्स, विल्डिक्स आता है, नट बोल्ट्स आता है, एंटी बैलेंस पिन, एंटी बैलेंसिंग जो पेंटो में पिन लगती है उसको अपन चेक कर सकते हैं। रोलर बेरिंग, इनर रेस वगैरह सब आता है उसमें। वेल्डिंग जॉइंट भी अपन देख सकते हैं, उसमें कोई वेल्डिंग के बाद जो डिफेक्ट होता है उसमें क्रैक होता है वो देख सकते हैं। ट्रैक्शन मोटर पिनियन भी देख सकते हैं। और उसमें और एक एक्स्ट्रा है कि बुल गियर भी अपने यहाँ टेस्ट होता है। जो भी कोई लाइन पे ब्रेक बैंडिंग होता है, पिनियम जाम का ऐसा कुछ केस आते हैं, तो उसमें जैसे सेक्शन वाले गाड़ी से जब आती है तो सेक्शन वाले उसको पीट लाइन में रख के सभी डिस्मेंटल करते हैं। तो उसमें जो पिनियन निकालने के बाद गियर बॉक्स खोलने के बाद गियर भी हम देखते हैं, तो उसको एमपीटी करके देखते हैं कि भाई उसमें कुछ डैमेज तो नहीं हुआ है कि आगे जाके फिर वो ऐसा दोबारा फॉल्ट नहीं हो, तो उसको भी उस टाइम उसका हम एमपीटी करते हैं। तो उसमें जो जो केमिकल यूज़ करते हैं ये हमने यहाँ पे दिखा है। उसमें आता क्लीनर, जैसे कोई कंपोनेंट ऐसा सेक्शन वाला आके तुरंत बोलता है भाई इसको टेस्ट करना है, लेकिन वो थोड़ा ऊपर पर साफ कर देता है, लेकिन फिर भी उसके बाद हम उसको उसके ऊपर क्लीनर लगाते हैं कि भाई जो भी डस्ट बीट जो है जो भी है अच्छी तरह साफ़ हो जाए। उसके बाद जो कुछ सरफेस ऐसा डार्क ब्लैकिश रहता है उसको क्रैक इजीली दिखने के लिए हम उसको स्नो वाइट कॉन्ट्रैक्ट डालते हैं कि उससे एमपीटी करते समय। फिर उसके बाद ये मैग्नेट है, परमानेंट मैग्नेट, उसके ऊपर कंपोनेंट के ऊपर जैसे ये स्टैंडर्ड स्ट्रिप है, इसके ऊपर है ना एक स्टैंडर्ड क्रैक लाइन दिया है, वो एक एंड में रहती क्रैक लाइन, और तो उसको अदर एंड से अगर मैग्नेट इंक डाल के देखेंगे ना तो उसको सब सरफेस क्रैक करके अपने को दूसरे एंड से भी दिखती है। जैसे क्रैक लाइन ऊपर साइड है उसको ये स्ट्रिप उल्टा रखो, तो जब भी वो इंक अपन अप्लाई करेंगे तो भले क्रैक डाउन साइड में हो तो अपने को वो स्ट्रिप के ऊपर के साइड में भी अपने को हेयरलाइन, उसको बोलते हैं सब सरफेस क्रैक। ऐसे कोई कंपोनेंट हो तो वो भी अपन मतलब ये एमपीटी में देख सकते हैं। ये उसका बेनिफिट है। ये मैग्नेट इंक की बॉटल है, उसमें हमने केरोसिन और वो आयन और वो डाल के बनाया है। जब भी वो कंपोनेंट को टेस्ट करते हैं वो मैग्नेट लगाते हैं उसमें, ये वाला मैग्नेट लगाने के बाद ये सही बॉटल स्प्रे करते हैं
जिस पार्ट को अपने को देखने का है वो पार्ट पे ऊपर साइड डालते हैं, जैसे ऐसे मैग्नेट का दोनों लेग रखा है साउथ नॉट खोल करके, उसमें फिर साइड डालते हैं, जहाँ भी क्रैक होगा वहाँ पे अपने को ऐसी रेड लाइन दिख जाएगी। और जैसे बहुत फाइन हेयरलाइन क्रैक होगा जो विजुअली दिखता नहीं है, तो ये मैग्नीफाइंग ग्लास है, ये 6x उसका पावर रहता है। तो कोई भी पार्ट को अपन मतलब 6 टाइम जाड़ा करके, जैसे एक लाइन है तो उसको 6 बार देखो तो कितना ब्रॉड दिखेगा, ऐसा करके अपने को इतना ब्रॉड करके देख सकते हैं, मतलब ऐसा उसको 6x इसका मैग्नेट पावर बोलते हैं। तो हमने सेक्शन में कुछ ऐसे क्रैक निकाले थे, उसमें ट्रैक्शन मोटर पिनियन था, तो ट्रैक्शन मोटर पिनियन में एमपीटी में हमने क्रैक निकाले थे। ये थोड़ा ब्राउन था, उसको अपने वाइट कॉन्ट्रैक्ट का वो स्लाइट लेयर मारा था। उसके बाद ये जो यहाँ लाइन दिख रही है, देखो ये लाइन दिख रही है ना ऐसी, ये हमने उसको एमपीटी में डिटेक्ट किया था। उसके बाद इधर भी एक लाइन आ रही है ऐसी, तो ये थोड़ा इधर साइड में चला गया, इधर से ऐसे जा रही है इधर। तो ये मतलब लाइन पे जो बड़ा फेलियर होने वाला था उसको हमने टाइमली डिटेक्ट करके वो लाइन का बड़ा फेलियर रोक दिया था। उसी तरह ये विल्डिक्स है, ये 2018 में आई थी, तो ये 2 साल के अंदर उसका वारंटी पीरियड जो होता है उसके अंदर ही हमने उसको ये एमपीटी में फ्लॉटेट किया था हमारे टेक्नीशियन ने। तो उसमें अगर ये छूट जाता तो लाइन पे बहुत बड़ा इंसिडेंट हो जाता और बहुत बड़ा फेलियर हो जाता। तो ये सभी हमने प्रीमैच्योर फेलियर बोल सकते हैं कि भाई लाइन में बड़ा हादसा होने से पहले हमने रोक दिया उसको। इसको भी हमने वो वाइट स्मोक लगाया, जैसे ये ब्राउन दिखता है तो उसमें रेड लाइन अच्छी तरह दिखेगी नहीं, इसलिए इसको वाइट कॉन्ट्रास्ट करके डाल के बाद में उसमें योक मैग्नेट लगा के फिर उसमें वो मैग्नेट स्प्रे करके हमने इस पर डाला है। तो ये हमको ऐसी क्रैक लाइन मिली है उसको। पहले तो ये जैसे विजुअल देखने जाए तो कुछ दिखता नहीं था, लेकिन हमारा लैब स्टाफ का जो 100% जो रहता है एफर्ट, उसकी वजह से हमने ऐसे बहुत सारे क्रैक ऐसे जो लाइन में बड़े फ्लेयर होते हैं उसको हमने डिटेक्ट किया है। इसी तरह ये एक्सेल का बेरिंग आता है, एक्सेल बॉक्स के अंदर उसमें इनर रेस आता है और एक आउटर रेस आता है। तो उसमें सभी का हम जब ये एक्सेल में जो पर्टिकुलर रहता है, जब यूएसटी अल्टरनेट हम करते हैं तो उसी टाइम हमारा स्टाफ, जैसे ये बोगी के सेक्शन का पूरा काम है कि भाई उनको हर आईसी में इनर रेस और बेरिंग बराबर है कि नहीं देखना है। लेकिन ये भी काम हम लोग क्या है कि हमारा ये डायरेक्ट सेफ्टी से रिलेटेड है कि अगर हम इसको छोड़ देंगे तो हमारा एक्सेल लॉक हो जाएगा, बेरिंग सीज हो जाएगा, तो हमारा वो अल्टीमेटली सब रिजल्ट हमारे ऊपर आता कि लैब स्टाफ ने अच्छी तरह यूज़ नहीं किया ऐसा। तो इसीलिए हम जब भी देखते हैं तो थोड़ा हमारा टॉर्च जी इसके ऊपर जाता, तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि भाई ये इनर रेस आउटर रेस में कुछ फॉल्ट है तो हम उसको डिटेक्ट कर देते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फॉल्ट हमने निकाले, हमारे स्टाफ ने निकाले। हेयर लाइन क्रैक फाउंड इन द इनर रेस बेरिंग, तो ये एमपीटी हो गया। फिर अभी उसके बाद आता है आरडीपीटी, रेड डाई पेनिट्रेंट टेस्ट। ये भी एज पर IS 3658 1999 री एफॉर्म्ड 2000। इट इज़ अ NDT मेथड फॉर फाइंडिंग सरफेस क्रैक। अभी जो एमपीटी था उसमें सरफेस और सब सरफेस था, ये सिर्फ सरफेस का डिस्काउंट देख सकते हैं। और उसमें एमपीटी में था अपना कि सिर्फ फेरस, लेकिन इसमें क्या है कि नॉन फेरस पे देख सकते हैं, ये इसका बेनिफिट हो गया। और इसमें ड्रॉबैक क्या होगा इसमें कि ये कि इसका सरफेस सब सरफेस क्रैक इसमें नहीं दे सकते हम, सब सरफेस इसमें नहीं दे सकते, जिसमें सिर्फ सरफेस क्रैक और फेरस एज वेल एज नॉन फेरस क्रैक दिखते हैं। इसमें भी सेम प्रोसीजर है कि अपना लैब में सभी कंपोनेंट साफ होना चाहिए। जैसे सरफेस प्रिपरेशन में क्लीन द कंपोनेंट फ्रॉम ऑयल, ग्रीस, रस्ट, डस्ट etc थ्रू क्लीनर, वो जो क्लीनर दिया है उससे साफ करते हैं। फिर पेनिट्रेशन एप्लीकेशन, यूजुअली रेड डाई पेनिट्रेंट इज अप्लाइड ऑन सरफेस ऑफ कंपोनेंट। जो भी कंपोनेंट को टेस्ट करना है, जितने एरिया में करना है उतने एरिया में ये रेड डाई मार देते हैं, स्प्रे करके, ऐसा स्प्रे करके मार देते हैं। एक्सेस पेन फिर उसको कुछ 10 से 30 सेकंड तक उसका टाइम है, ड्यूरिंग टाइम। उसके बाद उसको एक्सेस पेनिट्रेंट रिमूव कर रहा है कि भाई जो भी क्रैक होगा उसमें तो
अंदर पेनिट्रेट हो जाएगा, लेकिन ऊपर जो सरफेस में लगा है उसको आफ्टर सफिशिएंट टाइम एक्सेस पेनिट्रेट इज रिमूव फ्रॉम सरफेस ऑफ द कंपोनेंट, मतलब ऐसा कोई हल्के से कपड़े से जेंटली उसको साफ कर लेते हैं। तो मतलब डेवलपर, फिर उसके बाद एक डेवलपर आता है। नाउ डेवलपर इज विल बी अप्लाइड इमीडिएटली। डेवलपर एक्ट्स एज अ ब्लॉटर एब्सॉर्बर। वो कैपिलरी एक्शन से वो जहाँ भी ये जो कंपोनेंट है, यहाँ जो क्रैक है इसके अंदर जो भी डाया गया है अंदर, ये अंदर जो डाया रहता है अंदर गया क्रैक में, तो ये डेवलपर मारने से, ऐसा मारने से उधर तुरंत ये रेड डाया करके ऊपर आएगा। जहाँ जहाँ वो हेयरलाइन होगा ना, वहाँ पे वो ऐसा ऊपर आ जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा डेवलपर पे। तो अपने को ये हेयरलाइन क्रैक वाइट कॉन्ट्रास्ट के ऊपर इजीली दिख जाती है कि ये यहाँ पे क्रैक, तो उसको हम ऐसे डिटेक्ट करते हैं कि भाई यहाँ पे हेयरलाइन क्रैक है। इंटरप्रेशन ऑफ फ्लॉ इंडिकेशन, द ब्लॉटिंग एक्शन ऑफ द डेवलपर ड्रॉ द परमानेंट फ्रॉम द डिसकंटिन्यूटी। जहाँ भी क्रैक, मतलब डिसकंटिन्यू बोलते हैं उसको, क्रैक डिसकंटिन्यू, द पेनिट्रेट अपीयर एट द सरफेस ऑफ द इंडिकेशन। तो वो पेनिट्रेट जहाँ भी क्रैक के अंदर जाता है वो ऊपर आके अपने को दिखता है कि भाई वाइट जो डेवलपर है उसके ऊपर रेड लाइन जो आ रही है, मतलब उसमें जो हेयरलाइन क्रैक था उसकी वजह से ये ऊपर पेंटर ऊपर आ गया ऐसा। उसके बाद उसको जो कंपोनेंट टेस्ट किया उसको क्लीनिंग ऑफ मटेरियल, क्लीन कंपोनेंट आफ्टर विजिबल इंस्पेक्शन। अपना टेस्टिंग होने के बाद वो उसको साफ करना है। जैसे मान लो कि भाई अपने इनर वजह से ऐसे कुछ कंपोनेंट किया, जैसे जहाँ ग्रीस ऑयल यूज़ होता है, तो ऐसा करने से भी इसका जो फाइन पाउडर है वो उसमें मिक्स हो जाएगा, तो उसका जो प्रॉपर्टी है ग्रीस की, ऑयल की, वो थोड़ा लेस हो जाएगी, तो उसमें अपने को लॉस होता है। ड्वेलिंग टाइम, उसमें अपना ड्वेलिंग टाइम आता, पीरियड आता है विच परमानेंट रिमेन द सरफेस ऑफ द टेस्ट पीस। पेंटेशन टाइम फॉर द क्रैक, उसमें जो अपन टाइम रेड डाई पेंट डालते हैं उसको 10 से 30 मिनट डाल के रखते हैं। रिंसिंग टाइम, रिमूवल ऑफ द पेंटर फ्रॉम द सरफेस, उसके बाद उसको तो 2-3 मिनट के अंदर उसको साफ कर देते हैं। डेवलपमेंट टाइम 10-15 मिनट में ये जहाँ भी क्रैक होगा, जो भी कंपोनेंट में क्रैक होगा, जैसे मान लो बहुत हेयरलाइन क्रैक है, तो इसको डेवलप होने में नीचे से वो एब्जॉर्ब करेगा रेड डाई, तो इसमें वो उसको जितना फाइन होगा उतना उसको डेवलप होने में ज़्यादा टाइम लगता है। इट टेक्स टाइम मोर। और जो ब्रॉड क्रैक होगा, ऐसा जाड़ा जो अपने विजुअली दिखता है, तो उसमें तो अपने को कोई ज़्यादा टाइम लगता नहीं, हो तो तुरंत वो दिख जाता है और तुरंत वो इंक रेड डाई ऊपर आ जाएगी, अपने को तुरंत डालते ही दिख जाता है कि भाई इसमें क्रैक है। और अपने को सिर्फ वो मेन बेनिफिट क्या है कि भाई हेयरलाइन क्रैक भी अपन उसको डिटेक्ट कर सकते हो, निकट ऐसे अपने को विजुअल नहीं रहता है। उसमें फिर विजुअल इसमें डन बाय एडिक्वेट लाइट, जैसे अपने को तो ग्लास लेना है, टॉर्च से लगा के ऐसा देखना है कि जैसे जहाँ लाइट नहीं आती प्रॉपर, तो वहाँ अपन देख के अपन वो क्रैक को डिटेक्ट करते हैं। इसका एडवांटेज क्या है, यूज़ फेरस या नॉन फेरस, मैंने बताया कि दोनों चीज़ के लिए यूज़ होता है RDPT, लेकिन ये टेस्ट इज इकोनॉमिक के लिए। इसका डिफरेंस क्या है कि कंपोनेंट विथ पोरस सरफेस कैनॉट बी डिटेक्टेड, मतलब पोरस सरफेस होगा तो अपन उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते, इसलिए वो सरफेस स्मूथ होना चाहिए ऐसा वगैरह। क्रैक मस्ट बी ओपन ऑन सरफेस, और क्रैक मतलब वो सरफेस के ऊपर होना चाहिए। अगर मान लो कि सब सरफेस क्रैक है, सरफेस क्रैक होगा, तो ये RDPT में उससे हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, इसलिए उसको मस्ट बी ओपन टू द सरफेस ऐसा होना चाहिए। इसी में जो केमिकल यूज करते हैं, इसी में जो अपने केमिकल यूज़ करते हैं वही क्लीनर, जो सरफेस जो भी कंपोनेंट का साफ करना उसको ये मारते हैं। फिर
रेड डाई पेनिट्रेंट आता है, वो फिर वो कंपोनेंट के ऊपर मार के उसको अपन देखते हैं कि भाई इसमें 10 से 30 मिनट तक रखने के बाद उसके बाद एक्सेस जो पेंटेड अपने वाइट क्लॉथ से साफ करके फिर उसके बाद ये डेवलपर मारते हैं उसके ऊपर, जो जहाँ भी क्रैक होगा वो कैपिलरी एक्शन से वो अपने को क्रैक दिख जाता है। जैसे ये हमने 2 हेयरलाइन क्रैक फाउंड इन द एडिशनल एज ऑफ द ड्रम कॉन्ट्रैक्टर ऑफ ब्रेक कंट्रोलर। ये ब्रेक कंट्रोलर था, उसमें ये हेयरलाइन क्रैक था। पहले ये कुछ दिखता नहीं था, नॉट विजिबल था ये, लेकिन हमने जो क्लीनर और रेड डाई पेनिट्रेंट मारने के बाद फिर उसमें डेवलपर मारा तब उसमें ये लाइन दिखने लगा। नहीं, ये बहुत दिन होने के बाद ये इजीली अपने को आँख से विजिबल टू आया, इजीली आप आँख से उसको देख सकते कि ऐसा क्रैक नहीं। पहले जो सेक्शन ने हमको दिया था कि भाई इसमें देखो ना कहाँ क्रैक है, तो हमने उनको पॉइंट आउट किया था भाई इसमें हेयरलाइन क्या यहाँ पे दिख रहा है, तो उन्होंने ये वाला कंपोनेंट उसको चेंज कर दिया था। उसके बाद आता है मेन अल्ट्रासोनिक टेस्टिंग। ये एज़ पर ISO COP कोड ऑफ प्रोसीजर ISO बनाती है, उसको कोड ऑफ प्रोसीजर बनते हैं। इट इज़ अ NDT टेक्निक बेस्ड ऑन द प्रोपोगेशन ऑफ द अल्ट्रासोनिक वेव इन द ऑब्जेक्ट और मटेरियल टेस्टेड इन यूएसटी। स्पेसिफिक अल्ट्रासोनिक पल्स वेव 2.5 मेगाहर्ट्ज इज ट्रांसमिटेड इनटू मटेरियल। जो मटेरियल को अपने को चेक करना है उसके अंदर ट्रांसमिट होने के बाद टू डिटेक्ट द फ्लॉ और टू कैरेक्टराइज मटेरियल, मतलब उसमें कोई डिस्कंटिन्यूटी नहीं है तो अपन उसको देख सकते हैं। दिस टेस्ट इज डन ऑन टू इंश्योर सेफ्टी एंड रिलायबिलिटी ऑफ रोलिंग स्टॉक। XLR रिक्वायर्ड टू बी एग्जामिन प्रोडक्टली, मतलब अपने शेड में पहले 6 मंथ में होता था ये यूएसटी। अभी नया जो जैसे मैं आया उसमें 8 मंथ कर दिया है सभी का, 8 महीने में। और जो भी डाउट वाला होता है उसको बीच में फ्रिक्वेंटली 1 महीने में 15 दिन में हम उसको देखते जो डाउट वाला होता है ऐसा। तो इसमें जो MPT था उसमें अपन सरफेस देखते थे, RDPT में था कि अपन वो सिर्फ वो देखते थे सरफेस क्रैक। इसमें यूएसटी में एक बेनिफिट है कि इसमें इंटरनल क्रैक, ये शाफ्ट आता है एक्सेल शाफ्ट जो भी रहता है, इसके इंटरनल में जो भी ऐसा क्रैक होगा ऐसा कुछ, वो उसको इसमें यूएसटी में इंटरनल क्रैक में देखते हैं। इंटरनल क्रैक जो भी रहता है बॉडी में वो अपन डिटेक्ट करते हैं इसमें। लेकिन क्या है कि दोनों एंड पैरेलल होने चाहिए, जैसे एक्सेल रहा, कोई शाफ्ट रहा, कोई पिन रहा, कि जिसका ये दोनों ऐसे पैरेलल होने चाहिए, ये फेस पैरेलल होने चाहिए। मान लो ऐसा हो गया तो इसको अपन यूएसटी टेस्ट नहीं कर सकते। ये उसका मेन ये है। ये एक्सेल है जिसे इसको शाफ्ट बोलते हैं, शाफ्ट भी बोल सकते हैं। ये रेल है, ये व्हील का फ्लेंज बोलते हैं इसको, ये व्हील ट्रेड पोर्शन बोलते हैं। इधर फिर वो रिम पोर्शन आता है। ये और जहाँ यूज़ करते हैं ये हमारा प्रोबिंग फेस ये आता है, एक एंड या अदर एंड जैसे है ना, दो फेस आते हैं। ये हमारी UD मशीन आती है, उसमें हम पहले टेस्टिंग के पहले उसको कैलिब्रेट करते हैं, फिर उसका सभी पैरामीटर हम देख लेते हैं कि ये बराबर है, तो ही हम टेस्टिंग में जाते हैं कि इसको पहले कैलिब्रेट करके रखते हैं, फिर वो जो भी कंपोनेंट टेस्ट करना है वहाँ उसको टेस्ट करते हैं। जैसे ये नॉर्मल प्रोब है हमारा, जो मतलब एक एंड से दूसरे एंड तक सीधा देखता है। ये एंगुलर प्रोब है, जैसे एक्सेल का जो चेंज ऑफ सेक्शन आता है, जैसे ये फिलेट एरिया आता है, तो ये एंगुलर प्रोब से जैसे इससे अपन डायरेक्ट देखते हैं इस एंड से इस एंड तक, तो लेकिन ये एंगुलर प्रोब से अपन ऐसे एंगुलर देखते हैं जहाँ चेंज ऑफ सेक्शन होता है उसका इससे अपन देखते हैं ये। लेकिन इससे भी अपने को चेंज ऑफ सेक्शन का पीक आता है, जैसे ये बीम डाइवर्जन होता है, तो ऐसा
जितना स्प्रेड होता जाएगा, जहाँ जहाँ चेंज ऑफ सेक्शन आता है उसका एक एक पीक अपने को मिलता है। वो एज़ पर कोड ऑफ प्रोसीजर आरडीएसओ ने बना के दिया रहता है। तो उसमें हर चेंज ऑफ सेक्शन में एक पीक और उसका 2 डिले पीक आता है, वो सब इंडिकेटर रहता है। हम जब भी टेस्टिंग करते हैं तो वो एज़ पर CUP लेके उसको देख के ही करते हैं कि भाई ये अपना रिक्वायर पीक आ रहा है। अगर वो रिक्वायर पीक के अलावा कोई एक्स्ट्रा पीक आया तो उसको हम रिजेक्ट कर देते हैं, भाई वो अनवांटेड पीक है। जैसे हमको ये एक्सेल में मिला था, ये एक्सेल में हमको इसका डेट ऑफ पीएच था 2019 का, मतलब ये 2017 में ही आया था। ये अंडर वार्निंग भी था, 2 साल के अंदर ही मैंने उसमें फ्लॉ दिखा था कि यहाँ पे कार्बन बेस लगा रहते, ये यहाँ पे कुछ लोड आता नहीं है। ये एक्सेल का सेंटर एरिया है। तो जब मैंने अल्ट्रासोनिक मशीन से जब उसको फ्लॉ निकाला तो जैसे ये हमारा सब रिक्वायर पीक है। जो पहला है ना 9.4 का पहला पीक आया, जैसे मोटर कोच है उसमें, फिर ये 8.9 का दूसरा पीक आता है और ये 2.3 और ऐसा जो पीक आते हैं। तो मेरे को उस टाइम उसमें एक यहाँ अनवांटेड पीक यहाँ पे बीच में आ गया, ये बीच में आ गया। तो मैं एज़ पर कोड ऑफ प्रोसीजर ये पीक हमारे ये आई बराबर, ये बराबर, लेकिन ये जो पीक आई तो उस टाइम मैंने मेरा टेस्टिंग रोक दिया कि फिर मैंने सेक्शन को बोल दिया भाई इसमें गड़बड़ आ रहा है ये एक्सेल में। तो वो जो आ रहा था इसमें कार्बन बस से ये सब ये ढका था एक्सेल। जब हमारे डी साहब से बात किया, सर इसमें गड़बड़ है, तो डी बोले भाई यहाँ कोई लोड नहीं आता, कुछ नहीं आता, कुछ नहीं। बोला सर ये है, इसको अपने को दावत ही भेजना पड़ेगा। तो ऐसे 2-3 दिन हमारी बात चली। तो सर को लगा मैं दावत नहीं भेजूँगा तेरे को, यहीं पे मैं खोल के दिखाता हूँ, यहाँ कुछ नहीं होता बोले। तो उन्होंने खोला और मेरे को जब इन्फॉर्म किया कि हमने खोला है, इसका हमको दिखाओ कहाँ गड़बड़ है। तो ये जो हमारा डिस्टेंस था हमने देख के वो जब खोला तो उसका हमने MPT किया, RDPT किया। तो इसने तुरंत ऐसे हेयरलाइन क्या कैसी जो है ना, ये हेयरलाइन क्रैक थी, वो बाद में ऐसा स्प्रेड हो जाता है। तो इसे हेयरलाइन क्रैक थी और यहाँ ऐसे पोरोसिटी जैसी जो थे ना पॉइंट जो गीले हो गए, वो ये रेड डाई की वजह से आया है। तो उसमें ये एक्सेल को हमें रोक दिया। तो ये लाइन पे बहुत बड़ा फेलियर हो रहा था, उसको हमने रोक दिया है। उसके बाद आता है तीसरा टेस्टिंग हमारा डिजॉल्व गैस एनालिसिस, उसको DGA बोलते हैं। DGA में क्या होता है कि DGA स्टडी ऑफ डिजॉल्व गैस इन ट्रांसफर ऑयल व्हेन एवर ट्रांसफार्मर अंडरगो एबनॉर्मल ड्यू टू थर्मल एंड इलेक्ट्रिक टेस्ट सर्टन गैसेज आर प्रोड्यूस ड्यू टू डिस्कम्पोजिशन ऑफ द ट्रांसफर ऑयल। तो इससे जो गैस तैयार होते हैं, इन दिस केसेस ऑयल आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑयल। इस केस में जो सैंपल आता है उसको उसमें से हम ये ऑयल में से गैस को एक्सट्रैक्ट करते हैं एंड एनालाइज क्वालिटी ऑफ गैसेस स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ ऑयल बाय ऑब्जर्विंग % ऑफ डिफरेंट गैसेस प्रेजेंट इन ऑयल वन कैन बी प्रिडिक्ट इंटरनल कंडीशन ऑफ ट्रांसफर। इसमें जो देखते हैं, जैसे हमने सैंपल लिया तो इसमें डायग्नोसिस फॉल्ट भी दे के रखा है कि मीथेन ये ट्रांसफर में जो भी फॉल्ट होता है जो भी, तो उसमें जो भी गैस बनती है तो उसमें जो भी गैस आती है उसमें कौन सी गैस आती है इसमें लिखा रहता है। मीथेन आई तो मीथेन आती है तो उसमें लो टेम्परेचर हॉटस्पॉट उसमें फॉल्ट हो गया होगा, ऐसा इंडिकेट होता है। ये यूरिन नासिक सॉफ्टवेयर DG2 का सॉफ्टवेयर बना है, उसमें जो भी गैसेस आप डाल दो उसका वैल्यू, तो अपने को फॉल्ट का कहाँ फॉल्ट है वो इंडिकेट करता है। जैसे इथेन आया तो हाई टेम्परेचर हॉटस्पॉट आता है, इथिलीन आया तो स्ट्रॉन्ग ओवरहीटिंग हो गया है, एस्टिलीन आया तो आर्किंग होता है उसमें, ऐसा बोलते हैं। हाइड्रोजन आया तो पार्शियल डिस्चार्ज हो गया है। कार्बन डाइऑक्साइड आता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पेपर इंसुलेशन फॉल्ट हो गया है। सेम इसमें कार्बन से आता है तो थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ पेपर इंसुलेशन फॉल्ट हो गया, ऐसा अपन बोल सकते हैं। लेकिन उसमें परमिशन लिमिट दिया रहता है गैसेस का कि भाई आरडीएसओ ने SMA बनाया 138 में दिया है 9/4/1991 का कि गैसेस जो दिया है ppm में पार्ट पर मिलियन, तो उसमें ट्रांसफर के एज के हिसाब से बना है। 4 साल का हो तो उसका लिमिट ये दिया है,
4 साल से 10 साल का होता है उसका लिमिट ये दिया है। मोर देन 10 ईयर होता है, जैसे ज़्यादा साल का होता है उसको हम अंडर ऑब्जर्वेशन पे रखते हैं, लेकिन उसमें कितना गैस रहता है तो उसमें आप बोलते हैं कि डीजे एब नॉर्मल वगैरह रिपोर्ट हम देते हैं। जैसे मीथेन आया, मान लो मीथेन ट्रांसफर का है 4 साल है 5 साल है, हमारे इसमें मीथेन जैसे 60 आया 65 आया, फिर इथिलीन आया 40-50 जो भी है ऐसा ये रेंज के आसपास आया, तो हम उसको सेक्शन वालों को रिपोर्ट देते हैं कि डीजे वाला आपको इसको फॉल्ट को देखना है। फिर इसके साथ साथ हम दूसरा रिजल्ट भी देते हैं कि भाई इसको DJ2 बोलते हैं। इरिन नासिक ने जो सॉफ्टवेयर बनाया है, जैसे हमारा जो मीथेन 40 आया, ये 45 आया, 120 आया, जो भी गैस आते ही है, जैसे मान लो कि 40 आया तो ये मतलब इसका क्रिटिकल रेंज हो गया, तो ये DJ2 का सॉफ्टवेयर आता है, उसमें ये वैल्यू उसमें डेट ऑफ सैम्पलिंग, लोको नंबर, DMC नंबर, फिर डेट ऑफ सैम्पलिंग हो गया, ट्रांसफार्मर नंबर आता है, डेट ऑफ कमीशन आता है उसका। ये सब भरने के बाद उसमें ये सब गैसेस की वैल्यू भर दो और उसको सबमिट करो, तो अपने को ट्रांसफार्मर में कहाँ फॉल्ट है उसका अपने को रिज़ल्ट मिल जाता है। वैसा सॉफ्टवेयर बना है, तो वो रिज़ल्ट हमें उसमें देके सेक्शन को देके सेक्शन वाले उसी तरह उसको फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। ये हमारा दानी का डीजल गैस एनालाइजर है, इसमें हम टेस्टिंग करते हैं। जैसे दूसरा एक हमारे पास CRC का भी है, लेकिन वो थोड़ा पुराना है, दोनों अच्छे हैं। ये गैस एक्सट्रैक्शन apparatus है, इसमें हम सैंपल लेते हैं, फिर उसको पहले वैक्यूम करते हैं, फिर ऑयल सैंपल को इसमें लेके वो गैस एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें सिरिंज आती है, उसमें इंजेक्ट करके ये डीजे जो एनालाइजर उसमें डालते हैं, और वो ये क्या कंप्यूटराइज रहता है सब, ऑटोमेटिकली उस कंप्यूटर में उसका सॉफ्टवेयर चालू हो जाता है। तो जो भी रिजल्ट आता है उसको हम कैलकुलेट करते हैं उसके फार्मूले डाल के, और जो रिजल्ट आता है फिर सेक्शन वालों को दे देते हैं कि भाई इसमें ये फॉल्ट है। इसी तरह हम हर IC शेड्यूल में इसका देखते हैं। ऐसे के अलावा कोई ट्रांसफार्मर में कुछ गैस आई लेकिन वो लिमिट के अंदर है, जैसे 10 आ रही है 20 आ रही है, जैसे PO से गाड़ी आती है तो उसमें मतलब ट्रेसेस में आती है, जैसे 0.9 1 पॉइंट ऐसा, ये तो ट्रेसेस ऐसा कुछ गैस है, मतलब बहुत मिनिमम रेंज में रहती है। लेकिन ट्रांसफर चलने के बाद ये इनिशियली जब दावत से गाड़ी साइड में आती है तो ये ऐसे हमारा अक्सर आता है, तो ये हमारा डेली का इंटरप्रिटेशन रहता है कि भाई दावत में गाड़ी जब POS में जाती है वो ऑयल को ट्रांसफार को निकाल के जो भी उनका अपडेट करना है कर लेते हैं, फिर ऑयल को फिल्टर कर देते हैं, तो उसका BDV भी मतलब 60 के आसपास आ जाता है, और ऑयल में जो भी गैस है मॉइस्चर है सब हट जाता है। तो उसके बाद हम यहाँ जब सैंपल लेके टेस्ट करते हैं तो हमको ये रिजल्ट मिलता है, मतलब ये ट्रांसफार्मर बराबर है। लेकिन अभी लास्ट टाइम अभी एक जो ये था रिजल्ट था हमको ऐसे मिले है, जैसे IC0 हुआ उसका, ये उसमें हमको रिजल्ट मिले 8 दिन में। तो लेकिन ये उसके बाद जब हमको डाउट था, हमने फिर उसको बोला कि इसको हमें अंडर ऑब्जर्वेशन रखा कि इसमें भाई गैसेस आ रही है, ज़रा हमको उसमें BIR आया था। फिर हमने बोला कि हमको सैंपल चाहिए, तो सैंपल में सब गैसेस मतलब क्रिटिकल रेंज में आ गई थी। फिर ऐसा ही वो DJ2 सॉफ्टवेयर में ये सब वैल्यू डाल दिया है, तो उसमें आया कि ये रिजल्ट अपने आप आ जाता है सॉफ्टवेयर में। देयर में बी द सर्व हाई टेम्परेचर फॉल्ट विथ पार्शियल डिस्चार्ज, ये इसमें दिया है क्योंकि इसमें है ना हाइड्रोजन की मात्रा ज़्यादा आई है। और फिर नीचे आता है उसमें प्रोबेबल लोकेशन कहाँ है, मतलब क्या हो गया, तो द वाइंडिंग इंसुलेटिंग इज रनिंग हाई टेम्परेचर फॉल्ट मे बी वाइंडिंग एरिया फॉल्ट में भी हैव स्टार्टेड विथ स्पार्क, मतलब कोई स्पार्क हुआ उसके बाद ये सब गैसेस
फॉर्म हो गई है। तो ये दोनों रिजल्ट हम सेक्शन को देते हैं, इस आधार पे वो अपना ट्रांसफार्मर को चेक करते हैं और फिर वो फॉल्ट वो उसी पर वही ट्रांसफार्मर वाले में एक ब्रेकडाउन वोल्टेज भी हम देखते हैं, जैसे BDV फ्रेश ऑयल का 60 से कम नहीं आना चाहिए और रनिंग में 30 से कम नहीं आना चाहिए। It is done for checking the dielectric strength of the transformer oil. Dielectric strength means the maximum capacity of withstand the voltage of insulating oil. तो वो उसका कितना वोल्टेज विस्टैंड कर सकता है वो उसमें देखते हैं। इन दिस टेस्ट ऑयल इज पुट इन पॉट विथ 2 इलेक्ट्रोड नेमली एनोड कैथोड विथ स्पेसिफिक गेज। इसमें 2 इलेक्ट्रोड रहते हैं ऐसे, इसके बीच में जो गैप आता है 2.5 का वो मेंटेन होना चाहिए। उसमें फिर वो एक गेज भी आता है, उससे हम चेक करते हैं। ये 2.49 का गेज है, उसमें डालो तो वो जाना चाहिए, तो इसलिए उसको गो बोलते हैं। और 2.5 का गेज डालो तो ये नॉट गो, मतलब ये यहाँ अड़ेगा। उसको ऐसा फोर्सली नहीं करते हैं, स्लाइटली ऐसे जेंटली ऐसा देखते हैं कि भाई जा रहा तो इसलिए जाओ कि जा रहा है, तो ये अड़ गया तो नहीं तो ये यहाँ पे है ना इलेक्ट्रोपेटिंग किया रहता है, तो ये वहाँ से निकल जाएगा, तो अपना सभी रिजल्ट और फिर अच्छी तरह नहीं आता है। इसमें क्या है, टोटल 6 रीडिंग इज टेकन एंड उसका फिर मीन निकाल के उसका रिजल्ट लेते थे। लो वैल्यू ऑफ BDV इंडिकेट प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, उसमें मॉइस्चर या कोई फॉरेन पार्टिकल, जैसे कोई नए आदमी को बोला सैंपल लेके आ, तो ऐसे अपने जाएगा, हाथ भी गंदा बिंदा कुछ भी इधर अड़ा के ले आएगा, तो उसमें मॉइस्चर या कोई डस्ट भी आ जाते तो अपना ये सभी उसका BDV 30 से नीचे आ जाएगा। फिर ऐसे टाइम पे हम उसको सेक्शन वाले को बोलते हैं कि भाई ये 30 से कम आपका BDV आ रहा है, उसको आपको फ़िल्टर करना पड़ेगा, नहीं तो फिर वो लाइन पे कभी भी फॉल्ट हो सकता है, इंस्टीट्यूट ऑयल का मतलब अंदर स्पार्क हो जाएगा और गाड़ी में आग लग सकती है। तो ये जो 30 जो kV आता है BDV, तो उसको फिर फ़िल्टर करते हैं, उसको मिनिमम 6 से 8 घंटे कंटिन्यूस 75 डिग्री तक उसको फ़िल्टर करना है। अपने शेड में फिल्ट्रेशन पार्ट भी है, फिल्ट्रेशन प्लांट भी बना है, उसमें वो गाड़ी को रख के फिर उसको कनेक्शन करके उसको 6 से 8 घंटे मिनिमम करने के बाद हम उसको 8 घंटे बाद उसका सैंपल लेके BDV देखते हैं कि भाई वाकई उसका 60 के अबाउ जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो उसके बाद उसको रोक के फिर गाड़ी हम चालू करते हैं। ये हमारा BDV टेस्टर है, उसका एक कप है, ये 2 उसके इलेक्ट्रोड है, उसके बीच में गैप है 2.5 का, ये उसका सब नॉब दिया है कैसे ऑपरेट करते हो। तो ये हो गया BDV का। फिर उसी साथ वो उसमें एसिडिटी टेस्ट करते हैं ट्रांसफर का, उसको एज पर IS 1460 1448 60 ये दिया उसका IS। समटाइम द ट्रांसफर ऑयल मेक क्लोजर with the air for which it can create a problem for the transformer, like leakage of oil in tank or in the related pipes. When it comes closer to air, an oxidation reaction will take place in transformer oil, which can be accelerated due to temperature and catalyst की वजह से वो रिएक्शन होता है, फिर इससे वो अपने को फॉल्ट मिलता है। If acidity transfer oil is increased, तो अगर एसिडिटी ऑक्सीजन की वजह से एसिड फॉर्म होगा तो एसिडिटी थोड़ा उसका बढ़ेगा, तो एसिडिटी बढ़ता है तो उसका रेसिडिविटी लेवल विल बी डिक्रीज। इंक्रीज एसिडिटी डिक्रीज द रेसिडिविटी विल बी कॉज द डिस्टॉर्शन ऑफ प्रोपेन इंसुलेशन इन ट्रांसफर ऑयल, ये फॉल्ट उसमें हो जाता है। उसमें एसिडिटी कैसे चेक करते हैं हम लोग, 1.1 ml इंस्टीट्यूट ऑयल का सैंपल हम पिपेट से पिपेट आउट करते हैं इन क्लीन टेस्ट ट्यूब। वो टेस्ट ट्यूब में डालने के बाद आफ्टर दिस 1 ml इथाइल अल्कोहल C2H5OH ऐड करते हैं और उसको स्लाइटली शेक करके वो सॉल्यूशन मतलब ऑयल अल्कोहलिक होना चाहिए, इसलिए उसको अल्कोहल पे डालते हैं। फिर 1 ml सोल्यूशन 0.0085 नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट फ्रेशली प्रिपेयर रहता है वो,
Na2CO3 का ऐड करके शेक करते हैं। फिर उसके बाद उसको 3 से 5 ड्रॉप तक यूनिसगर इंडिकेटर आता है एंड पॉइंट आने के लिए, वो डालते हैं। फिर उसके बाद रिजल्ट मिक्सचर ऑफ डेवलप कलर डिपेंडिंग अपॉन द pH वैल्यू। जैसे एसिड की मात्रा हो तो उसके हिसाब से उसका कलर आएगा। तो ये कलर चार्ट बना है, उसमें जैसे अपना लिमिट 0.5 तक आया, मतलब उसका एसिड फॉर्म होना चालू होता है, तो ये 0.5 0.6 होता है, तो उसके बाद उसको अपन अनस्टेबल कर देते हैं। तो अपना अक्सर 0.05 है या 0.1 तक अगर थोड़ा ये होता है तो कभी कभी सॉल्यूशन हमारा जो सोडियम कार्बोनेट का रहता है वो थोड़ा लॉन्ग टाइम का रहता है, जैसे 15 दिन के ऊपर हो जाता है, थोड़ा रिजल्ट में ऐसा आता है। तो ये अक्सर हमारा 0.05 के इसमें आता है pH वैल्यू इसका लिमिट दिया है 0.5 तक, मतलब यहाँ तक आया तो KH ग्राम पर मैक्सिमम। इसके बाद मतलब एसिड फॉर्म होना चालू हो जाता है, तो वो ऑयल को अपने को फ़िल्टर करना है सब। उसके बाद एक लास्ट टेस्ट आता है अपने ब्लॉटर टेस्ट ऑफ ऑयल। तो इसमें कैसा है कि ऑयल की डिफरेंस कैटेगरी देखते हैं, लेकिन ये RDSO का गाइड नंबर 6 में दिया है कि ऑयल का ब्लॉटर देखते हैं, लेकिन वो स्पेशली जैसे डीजल साइड में लूब ऑयल आता है उसके लिए बना है। उसमें जो ऑयल में कार्बन की मात्रा बढ़ जाती है, तो इसमें भी अपन देख सकते हैं डिटरमाइन द डिग्री ऑफ डिस्परेशन ऑफ ऑयल ऑन ब्लॉटर पेपर। एक वाटमैन फिल्टर वन का एक ऐसा ब्लॉटर पेपर आता है, उसके ऊपर उसको चेक करते हैं अपन। डिस्परेशन डिपेंड ऑन द pollutant device source such as soot from the combustion, metallic particle, wear, corrosion, mechanic part, insoluble product and oxidation of the oil, it may be contained oil। लेकिन अपने यहाँ क्या है, ये SB ऑयल कप है ना, नीचे अपने जो पुरानी DMC थी उसमें लगा है कुछ में, तो उसमें उसके बाजू में कार्डियो कंपाउंड आता है CCF। ये दोनों ऐसे एक इससे एडिशनल रहते हैं, तो यहाँ जहाँ भी लीक हो जाएगा तो ये CCF या ऑयल के SB ऑयल के अंदर मिक्स होता है। तो SB ऑयल का कलर है लाइट येलो रहता है, या तो अभी नया आया हो तो कलरलेस भी है, तो पेल येलो जैसा रहता है जैसे मानो। तो लेकिन ये CCF जो ब्लैक रहता है, तो इसके लीकेज होने से ये इसमें जाएगा तो ये SB ऑयल है ना थोड़ा डार्क हो जाता है, ब्राउन कलर हो जाएगा या ब्लैक हो जाएगा। या तो SB ऑयल क्या जलने से, हीट होने से भी ये जल जाएगा तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये ब्लॉटर पेपर पे या अपन टेस्ट ट्यूब में भी रखो तो विजुअली दिख जाता है कि इसमें ये CCF मिल रहा है कि नहीं, अपने को दिख जाता है। टेस्ट ट्यूब में आप डालो तो जैसे ये येलो कलर तो ये डार्क हो जाएगा, डार्क ब्राउन जैसा जैसे हो जाएगा, तो आपने मालूम पड़ जाएगा कि इसमें CCF मिल रहा है। तो वो सेक्शन वालों को ऐसा रिपोर्ट देते हैं कि अब इसमें CCF मिल रहा है, आपको इसका गैस्केट चेंज करना है, वो फिर उसका चेंज कर देते हैं। या तो इसमें कभी कभी क्या है, रेनी सीजन में अगर गलती से कोई टेक्नीशियन से भूल हो जाए, जैसे जो कैन रखा है उसमें अगर पानी हो तो ऑयल उसमें भर देता है, उसको मालूम है कि इसमें SB ऑयल है तो वो डाल देगा, लेकिन उसमें पानी के साथ आ जाता है। जब हमको सैंपल देते हैं तो हम ये ग्लास टेस्ट ट्यूब में डालते ही हमने को 2 लेयर दिख जाते हैं, ऑयल का लेयर ऊपर, पानी नीचे आ जाता है। तो हम तुरंत बोलते हैं कि इसमें पानी है। उसका दूसरा टेस्टिंग है कि हम उसको हॉट प्लेट पे डाल के भी देखो तो उसमें क्रैकलिंग नॉइस आता है, तो उसमें पानी हो गया। और ये काला है तो ब्लॉटर पेपर में डालो तो ये उसका डार्क सूट आ जाता है, तो इसमें CCF मिला, ऐसा हम उसको रिपोर्ट देते हैं। इसमें प्रोसीजर दिया है, डिपॉजिटिंग ड्रॉप ऑफ यूज ऑयल ऑन द सीट ऑफ द स्पेसिफिक टाइप ऑफ फिल्टर पेपर। मैंने बताया कि फ़िल्टर पेपर नंबर 1 आता है, 41 फिल्टर नंबर 1 जो है उसको डालते हैं। उसमें भी कैसा है कि एक स्टिक आता है, रॉड आता है, पतला रॉड लेने का, उसमें लास्ट से लास्ट तक जो बूंद, जैसे अपना सैंपल है, ये टेस्ट में सैंपल है, उसमें उसको डीप करते हैं ऐसा। तो डीप करने के बाद उसमें ऐसा थोड़ी रखते हैं कि जो उसके ऊपर जो ऑयल लगा है तो मैक्सिमम ऑयल वो ड्रेन हो जाएगा,
तो उसमें जो लास्ट ड्रॉप आता है उसको अपन वो फिल्टर पेपर डालते हैं, तो उसका सूट लेने का कि वो अपने को उसका रिजल्ट अच्छी तरह आता है। वो ड्रॉप डालने के बाद वो उसको 1-2 घंटे के बाद उसको देखेंगे तो अपने को उसमें कलर चेंज वेरिएशन दिख जाएगा कि उसमें सिसिप मिला है कि नहीं मिला है। वो विजुअली दिखता भी है, ऐसा भी वो उसमें भी इंडिकेट हो जाएगा। उसी आधार पे हम सेक्शन को उसका रिपोर्ट दे देते हैं, बुकिंग को इसे दिया है, जैसे इसमें सिसिप मिला है तो ऐसा आएगा, डार्क वाला ऐसा हो जाता है ये। लेकिन ये डीजल शेड के लिए दिया है, लेकिन अपने को सेम ऐसा ही जाता है रिजल्ट अपने को। जैसे कुछ पानी हो तो उसमें अलग से ये आता है, ऐसे क्लीन ऑयल, फ्रेश ऑयल का देखो तो उसमें कुछ नहीं आएगा, ऐसा पूरा क्लीन दिखेगी। ये भी थोड़ा ऐसा कलर दिखता है इसलिए, लेकिन अपना क्या है कलरलेस ऑयल आता है, बहुत लाइट येलो का आता है, तो उसमें पेपर में डालो तो सिर्फ ऐसा गिला गिला दिखेगा कि ये ऑयल जैसा हो गया है, लेकिन कुछ दिखेगा नहीं इसका। लेकिन उसमें जैसे सिसेप आ जाएगा तो अपने को ऐसा ही सूट मिल जाता है। ये ऐसा उसका टेस्टिंग करके है। उसके बाद यूनिवर्सिटी में जो ग्रीस एक्सेल बॉक्स से ग्रीस होता है उसका टेस्टिंग करते हैं हम लैब में। इट हेल्प्स द चेकिंग एबनॉर्मल वेयर एंड टेयर ऑफ component, thus avoiding failure on the line due to running warn of axle, sudden failure of component which will be not be attained in the normal maintenance। इसलिए वो ग्रीस में ऐसा कुछ वेयर हो रहा टेयर हो रहा है जैसे देखते हैं, तो उसमें ग्रीस में कैसा है कि उसमें अगर पानी भी होता है एक्सेल बॉक्स के अंदर तो भी हम वो ग्रीस का सैंपल लेते हैं, हमको उसका कलर है ना थोड़ा मिल्की जैसा हो जाता है, मिल्की हो जाता है, तो हम उसको तुरंत बोलते कि ये इसमें बेरिंग में जो एक्सेल बॉक्स ग्रीस डाला है उसमें पानी आया है, तो अपना लुब्रिकेशन फेल होने से उसमें बेरिंग से हो जाएगा। तो ऐसा हम सेक्शन वाला रिपोर्ट देते हैं। फिर सेक्शन वाला पूरा वो जैसे वो जो इनरेस रहता है उसके बाजू में जो बेरिंग लगा है और आउटर रेस रहता है, ये पूरी तरह अच्छी तरह साफ़ कर लेते हैं। उनको बोलते हैं कि पूरा साफ़ करो, और एक ऐसा स्टिक बना है उसके अंदर से ये बेरिंग के अंदर का जो भी घिस बचा है पूरा टोटली साफ़ करने के बाद ही उसमें अप्लाई न्यू ग्रीस वो अप्लाई करने बोलते हैं। और वो सेक्शन वाला उसमें बेरिंग इंस्पेक्ट करता है, उसमें कुछ क्रैक बिक ऐसा कुछ हुआ तो नहीं ना, तो ऐसा करके ऐसा रिपोर्ट दे देते हैं। उसमें क्या प्रोसीजर क्या है कि सैंपल ड्रॉन फ्रॉम द एक्सेल बॉक्स इन प्रेजेंस ऑफ द एग्जामिन चेक यूजुअली फर्स्ट फॉर अपीयरेंस, मतलब वो उसमें कलर चेंज होता है। जैसे पानी होता है तो जैसे मैं बोला मिल्की, तो उसी टाइम मालूम पड़ जाता है। और जैसे हॉट एक्सेल हो रहा है, कुछ बर्न हो रहा है, तो उसमें ये पूरा ग्रीस ब्लैक हो जाएगा, और या तो उसमें मेटल आएगा तो अपने को तुरंत उसमें मालूम पड़ जाएगा। तो उसको हम कैसे चेक करते हैं, फॉर मेटल का कंपोनेंट 20 ग्राम सैंपल इज टेकन एंड डिजॉल्व इन पेट्रोल विजुअली सॉल्वेंट शेक वेल एंड अलाउ टू सेटल का 15-20 मिनट। एनी मेटेलिक पार्टिकल मिक्स इन ग्रीस आर सेटल एट द बॉटम। जैसे वो पेट्रोल डिजॉल्व करेंगे तो जो मेटल कंटेंट जो हेवी आता है वो बॉटम में सेटल हो जाएगा। ये ग्रीस का है तो ये मेटल कंपोनेंट नीचे से सेटल हो जाएगा। द सॉल्यूशन इज डिकांट, उसके बाद ऊपर जो पेट्रोल बचता है, ग्रीस की मात्रा रहता है डिजॉल्व फॉर्म में, तो वो उसको डिकांट कर निकाल देते हैं। और वो जो रेसिड्यू बचता है मेटल पार्टिकल उसको 40 डिग्री पे ड्राई करके उसका वेट करते हैं, और उसके आधार पे उसका परसेंट निकालते हैं। नाउ फेरस है नॉन फेरस मेटल आर सेपरेट, मतलब फेरस में हो गया तो ये एक मैग्नेटिक टेफ्लॉन टेपेट ये आता है, मैग्नेट आता है, उसको इसमें डाल देंगे हम लोग। तो इसमें जो फेरस वाले पार्टिकल है ये टेफ्लॉन में यहाँ से लग जाते हैं, तो उसको निकाल के इसका वेट कर लिया। लेकिन बचा हुआ जो मेटल पार्टिकल रहते हैं वो जो फेरोमैग्नेटिक रहते हैं तो उसको ये मैग्नेट में नहीं आते, फिर वो जो बचे रहते हैं उसको फिर उसका अलग से वेट करके दोनों का परसेंट निकालते हैं कि भाई इसमें फेरस कंपोनेंट इतना है और नॉन फेरस कंपोनेंट इतना है। इसके आधार पे हम बोगी को रिपोर्ट देते हैं, उसके आधार पे वो पूरा चेक करते हैं। इफ़ वाटर इज़ प्रेजेंट इन ग्रीस देन चेक विजुअली बाय इट्स कलर। तो मैंने बताया कि वो मिल्की ग्रीस का थोड़ा मिल्की कलर हो जाता है, तो उसमें भी लुब्रिकेशन फेल हो जाएगा, तो हॉट ऑयल बेरिंग सीज हो जाता है।
वाटर कनेक्ट चेक बाय द क्रैकलिंग। और दूसरा है कि भाई मान लो थोड़ा ट्रेसेस कलर चेंज रखता है, डाउट रहता है, तो उसको हॉट प्लेट में आप थोड़ा जैसा हॉट हो गया है तो उसमें डाल के देखो तो अपना क्रैकलिंग साउंड आता है। जैसे अपने घर में ऑयल जब रहता है तो मान लो बाजू में कोई हाथ धो रहा, उसका पानी का बूंद भी गिरा तो जैसे क्रैकलिंग साउंड आता है ना, ऐसा इसमें साउंड आएगा कि इसमें पानी है। इससे हम इसको रिपोर्ट दें कि इसमें पानी आ रहा है। अभी लैब टेस्टिंग के कुछ है इक्विपमेंट है, इसमें एक मफल होना आता है। इट इज़ यूज फॉर इग्निशन ऑफ रेसिड्यू ड्यूरिंग केमिकल एनालिसिस। जो भी केमिकल एनालिसिस करते हैं उसमें जो रेसिड्यू आता है उसमें डालते हैं, तो इसमें 850 या उससे ज़्यादा करना हो तो उसको पूरा रेड आउट करके अपन उसका टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। इसमें ये उसका वर्किंग टेम्परेचर दिया है। फिर उसके बाद कुछ रेसिड्यू जैसे ये मैंने बताया कि ये ग्रीस सैंपल में फेरस और नॉन फेरस, उनको सिर्फ ड्राई करने का है। तो ये हॉट एयर होना करके आता है ऐसा, जो भी अपने को 150 डिग्री तक, मतलब 100 या 100 से बिलो का 120 तक करना है, तो उसमें रख के उसको सिर्फ ड्राई करने का है। और ये जो हॉट एयर वन था, ये मुगल फरनास में इसमें पूरा उसको इग्नाइट कर देते, जैसे हम बोलते हैं जला के राख कर दिया, ऐसा इसमें होता है। ये हॉट एयर वन हो गया। उसके बाद हार्डनेस टेस्टर भी होता है अपने यहाँ, जैसे कुछ कॉम्पोनेंट बोल्ट का कंपोनेंट का जैसे हार्डनेस दिखना है, तो ये हार्डनेस टेस्टर दिया है। इसमें हार्डनेस नंबर इंडिकेटर यहाँ आता है। जो भी कंपोनेंट को अपना जो भी कंपोनेंट अपने को चेक करना है उसको यहाँ रखते हैं। फिर उसको ये व्हील दिया है, उसको रोटेट करके उसको 0 सेट कर देते हैं। फिर उसके बाद यहाँ एक लोड शिफ्टर आता है, उसको ऐसा लोड देते 30 सेकंड तक। तो वो लोड देने के बाद उसमें इसके अंदर डायनेमिक लोड आता है, वो लीवर के जरिए पे इस पे आ जाता है। तो वो जो भी कंपोनेंट है उस पर ऐसा इंडियन आ जाएगा, ऐसा पॉइंट वाला। तो जो भी इंडियन आता है उसको फिर उसका ये लोड शिफ्टर को अनलोड कर देते। जैसे हमारे ऐसा इसे ये लोड दिया है, इसको इधर करो तो अनलोड होता है। तो ऐसा 30 सेकंड बाद उसको अनलोड कर दो तो ये अपने को इंप्रेशन आ जाता है कि इसका जो भी कंपोनेंट लगा इसका हार्डनेस क्या है। तो यहाँ उसका अपने को रीडिंग आ जाता है कि इसका हार्डनेस ऐसा है। हाँ, इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मटेरियल। इट इज़ डिफाइंड एज रेसिस्टेंट टू इंडेंशन एंड इट इज़ डिटरमाइंड बाय द मेजरिंग द परमानेंट डेप्थ ऑफ द इंडेंशन। मतलब वो जो भी मटेरियल कितना सॉफ्ट है कितना हार्ड है उसके आधार पे वो अपने कंपोनेंट पे उसका इंडेंशन है। जैसे ज़्यादा सॉफ्ट होगा तो अपने जो इंडेंशन आता है वो ज़्यादा आएगा, और कंपोनेंट हार्ड रहेगा तो अपना इंडेंशन तो पॉइंट वाला आएगा, बहुत हल्का पॉइंट वाला ऐसा इंडेंशन आता है अपने को। इसका पर्पज क्या है कि टू इवैल्यूएट द मटेरियल प्रॉपर्टी सच एज स्ट्रेंथ, डक्टिबिलिटी, वेरिएशन। मतलब वो उसका जो प्रॉपर्टी है अपन उसको देख सकते हैं कि ये इतना हार्ड है सॉफ्ट है क्या है उसमें। इट इज़ हेल्प टू डिटरमाइन द वेदर द मटेरियल इज़ सुटेबल फॉर द पर्पज ऑफ यूरिकल। अपन जो जहाँ उसको यूज़ कर रहे हैं उसका कितना हार्डनेस चाहिए, कितना ये चाहिए, ये हार्डनेस टेस्टिंग करके अपन उसको सिंप्लीफाई कर सकते कि बाकी आपने जो मटेरियल लगाया है अपना ये रिक्वायर हार्डनेस का है, तो ये इसका हार्डनेस आ गया सर। फिर इसमें 2 टाइप का आता है, रॉकवेल हार्डनेस आता है। इन दिस टेस्ट मेजर लोड 100 और 150 के मेजर लोड आ जाता है। उसमें 10 के जगह लोड है ना 30 सेकंड के लिए अप्लाई करते हैं। फिर उसके दूसरा आता है ब्लिन हार्डनेस, उसमें फॉर टेस्ट लोड 187.5 और 250 kg अप्लाइड होता है। देन इन्फ्रेशन, ये ब्रिनल के लिए जो हार्डनेस टेस्ट में जो इंप्रेशन आता है, ये इस इंप्रेशन को क्या है कि जैसे मान लो कि ये ब्रिनल माइक्रोस्कोप आता है, जैसे ये जो अपना इंप्रेशन आया है कंपोनेंट पे, तो ये माइक्रोस्कोप देखेंगे तो अपने को ऐसा वो पूरा ऐसा अंदर डीप जैसा हो जाएगा, तो ऐसा गोल जैसा दिखेगा ऐसा। तो ये इसका जो डाया आता है ये इंप्रेशन का,
ये डाया के आधार पे उसका चार्ट दिया है, रेफरेंस दिया है कॉरस्पॉन्डिंग चार्ट में, वो देख के उसका अपन हार्डनेस अब बोलते हैं कि इसका इतना हार्डनेस आ रहा है ऐसा करके। ये लैब टेस्टिंग का हमने मेरे साथ में जो है कलिंग रंजन कुमार सीनियर्स लैब है, और साथ में एक नया आया है दीपक कुमार, ये अभी उनका एक साल का ट्रेनिंग चल रहा है, उनका एक साल का ट्रेनिंग पूरा होने आ रहा है अभी। और मैं MS वाले सीनियर्स लैब इंचार्ज, हमने तीनों ने मिला के इसको PPT को प्रेजेंट किया है। थैंक यू।